कौन कहता है स्वतंत्र है भारत की न्यायपालिका? एक फैसला, बस एक फैसला तो भाजपाई सिस्टम के खिलाफ देकर दिखाओ जजों। जी हां, अमृतकाल में एक बार फिर से न्यायपालिका के भीतर ऐसा कारनामा हुआ है जिसने संविधान के अनुच्छेद 50 की सरेआम हत्या का प्रयास किया है। भारत का संविधान कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे, मगर अमृतकाल की जुडिशरी ने रामराज्य के शासन में नया गुल खिला दिया है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का मामला तो आपने सुना ही होगा, याद भी होगा। हाल ही में चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ। ये आदेश भाजपाई सिस्टम को बहुत बुरा लगा, एकदम मिर्ची की तरह। आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया गया और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी के चहेते अफसर के खिलाफ आदेश देने वाले जज को ही ट्रांसफर कर दिया है, यानी चलता कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह ट्रांसफर लगभग 3 महीने में ही हो गया। भारत के इतिहास में यह नया अध्याय लिखा जा रहा है जब एसपी डीएम की तरह जजों का ट्रांसफर किया जा रहा है। वैसे अमृतकाल सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें नया रामराज भी जुड़ा है और वो ये है कि योगी के दुलारे अफसर के खिलाफ आदेश देने वाले जज को हटाने के बाद संभल में उस जज को बुलाया गया है, यानी उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है, जिसने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिनका नाम है आदित्य सिंह। यानी जिनके आदेशों से आग लगी, अब उन्हें ही प्रमोशन मिल गया है। जिनके आदेशों से बीजेपी आरएसएस को राजनीतिक लाभ मिले, उन्हें कथित प्रमोशन दिया गया है। और जिन्होंने संविधान, कानून और जवाबदेही सुनिश्चित करने का, किसी को न्याय देने का आदेश दिया, उन्हें कथित रूप से सजा दी गई है। आरोप लग रहा है कि यह भाजपाई सिस्टम ने करवाया है वाया इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आइए आज हम सिर्फ 1-2 मामले नहीं बल्कि पिछले कई सालों का खर्रा निकालते हैं, जब कुछ जजों ने हिम्मत दिखाया, देश और संविधान की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाया, तो उन्हें कैसी कैसी सजा मिली। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि जिस जज के आदेश पर गोदी मीडिया के नकली चाणक्य को जेल जाना पड़ा था, उन जज साहब के साथ क्या हुआ और कैसी कथित ज्यादती की गई। ये भी समझने का प्रयास करेंगे एकदम आसान भाषा में कि जो जज अमृतकाल में कलेजा दिखाते हैं, उन्हें किस किस तरीके से सजा दी जाती है। माने उनके साथ कुछ ऐसी कहानियां होने लगती हैं जो स्पष्ट रूप से दी गई सजा दिखने लगती है। 1-2 नहीं, कम से कम आधा दर्जन जजों की कहानी सुनेंगे, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये बातें, ये तथ्य कोई भी आपके सामने इस तरह से रखेगा नहीं। यकीन न हो तो खंगाल मारिए गोदी मीडिया। अब सबसे पहले अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो किया है उसको देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर रामराज के हाईकोर्ट का ये ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। ये वही नोटिफिकेशन है जिसके जरिए कई सारे न्यायिक अधिकारियों को यहां से वहां किया गया है। 77 नंबर पर विभांशु सुधीर यानी CJM संभल का जिक्र है, जो अब तक थे, जिन्हें अब सिविल जज के रूप में सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर भेज दिया गया है। और 76 नंबर पर आदित्य सिंह का नाम है, जिन्हें अब संभल में CJM बना दिया गया है, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दरअसल 24 नवंबर 2024 को सर्वे दौरान हिंसा हुई थी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि पहले यहां हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने तोड़वा के मस्जिद बनवाया। इस मामले में 19 नवंबर, तारीखों पर विशेष फोकस रखिएगा, 19 नवंबर 2024 को संभल की कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। ध्यान रखिए, 19 नवंबर 2024 को संभल की कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दे दिया। यानी जिस दिन याचिका दायर होती है उसी दिन सर्वे का आदेश मिल जाता है। और तो और कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उसी दिन शाम को 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच भी गई। स्पीड देखिए, जिस दिन याचिका दायर होती है उसी दिन सर्वे का आदेश होता है और उसी दिन सर्वे करने टीम मौके पर पहुंच भी जाती है। लेकिन देर हो गई थी, सर्वे पूरा नहीं हो पाया। 5 दिन बाद फिर से ये लोग सर्वे करने पहुंचे मस्जिद के भीतर। कथित सर्वे हो ये रहा था कि तब तक बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई, पत्थरबाजी हुई, हिंसा भड़क गई और इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए गए। इस हिंसा के बाद पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। 12 FIR हुई थी। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क और लगभग 40 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 2700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR हुई। अब समझने वाली बात यह है कि CJM विभांशु सुधीर, जो कि सितंबर 2025 में ही संभल पहुंचे थे, 24 दिसंबर को इन्होंने
फर्जी मुठभेड़ मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया और यह भी कहा कि तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 दिनों के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट दीजिए। और यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि संभल में यामीन नाम के एक व्यक्ति ने 6 फरवरी 2025 को एक रिट याचिका लगाया था। यामीन ने कहा था कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को, यानी जिस दिन संभल में यह सब हुआ, उस दिन टोस्ट बेचने घर से निकला था। रस्क जानते ही होंगे आप, जो चाय में डुबा डुबा के खाया जाता है, वही बेचने यामीन का बेटा निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसको गोली मार दी और यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी तथा संभल कोतवाली इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए 9 जनवरी 2026 को सीजेएम विभांशु सुधीर ने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। पीड़ित के पिता ने यह भी बताया था कि पुलिस से छिपकर यामीन के बेटे ने अपना इलाज कराया, यानी कथित रूप से पुलिस वालों ने ही उसे गोली मारी थी, जिससे वो डरा हुआ था, इसलिए वो पुलिस से डरकर छुपकर इलाज करवा रहा था। जब अदालत ने अनुज चौधरी समेत तमाम को एफआईआर के दायरे में लाने का आदेश दिया तो जिले के एसपी ने कह दिया कि हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यानी सीधे सीधे अदालत के आदेश को मानने से मना कर दिया गया। आरोप लगा कि सरकारी सिस्टम अपने प्रिय अधिकारियों को बचाना चाहता है, यानी बीजेपी आरएसएस का सिस्टम, ताकि मनमानी करने में उनका मनोबल कमजोर न हो। हर तरफ यह आलोचना हुई कि एफआईआर होना कोई सजा मिलना तो है नहीं, जांच ही न होगी। एफआईआर होगी तो जांच की जाएगी, तो फिर जांच से डर किससे? क्या योगी सरकार को डर है कि एफआईआर के बाद उनके चहेते अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं? और स्पीड देखिए, 9 जनवरी को एफआईआर का आदेश होता है भाजपा के चहेते अधिकारियों के खिलाफ तथा 10-11 दिन बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जज विभांशु सुधीर को संभल से हटा देता है। और तो और उस जज को प्रमोशन मिलता है, कथित रूप से सीजेएम बना दिया जाता है, जिन्होंने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद संभल पूरे देश में बदनाम हुआ। यानी आदित्य सिंह को प्रमोशन, जिन्होंने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया और जिन्होंने योगी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, उनका ट्रांसफर, यानी कथित रूप से सजा। और यदि ये सजा नहीं है तो फिर जरा ढूंढ मारिए कि इतिहास में कब कुछ महीनों के अंतराल पर जजों का ट्रांसफर होने लगा है, कब से होने लगा है? क्या इस ट्रांसफर के पीछे कोई कारण है? क्या देश को बताया जाएगा कि एफआईआर का आदेश करने के कुछ ही दिन बाद एक जज का ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है और उस जज को प्रमोशन मिल जाता है जो सेम डे याचिका मिलते ही सर्वे का आदेश देते हैं, जिसके बाद माहौल खराब होता है, दंगे होते हैं, 4 लोगों की मौत होती है, हत्या होती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ सरकार के चहेते अधिकारियों जो उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें बचाने का, उनका मनोबल बढ़ाने की एक प्रक्रिया है? और ये प्रक्रिया हाईकोर्ट के माध्यम से पूरी की जा रही है। कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। भारत की न्यायपालिका को लेकर भी यही बात सही लगती है। न्यायपालिका ही अपनी साख और अपना सम्मान डुबा रही है, वरना हालात वैसे न होते जैसे हैं। वैसे ये कोई पहली कहानी नहीं है। अमृतकाल में जिस भी जज ने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया, ज्यादातर के साथ राम राज्य लागू हो गया। आपको जस्टिस मुरलीधर तो याद ही होंगे, दिल्ली हाईकोर्ट वाले, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का आदेश दिया। यानी दंगों के मामले में जब सत्ताधारी लोगों के फंसने की बात सामने आई तो रातों रात जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया गया और उनके खिलाफ उन्हीं की संस्था ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ईमानदारी का झंडा बुलंद करने वाले जस्टिस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। आप जुडिशरी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो जस्टिस मुरलीधर को जानता था, सब ये मानते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही चाहिए था, विशेष काबिलियत थी, डरते नहीं थे। मगर अमृतकाल लागू हो गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों में सख्त एक्शन ले लिया। और दिल्ली दंगों में किनकी खुली भूमिका नजर आती है ये तो आपको पता ही है। और अमृतकाल फुल स्पीड में लागू करके रातों रात उनको हटा दिया गया। इसी तरह से दिल्ली वाले मामले से ही संबंधित जस्टिस विनोद यादव भी थे, उनके साथ भी ऐसी ही कहानी की गई। जरा सा टाइट क्या हुए, अमृतकाल लागू हो गया। और ताजा मामला जो अभी कुछ हफ्ते पहले का ही हमने आपको बताया था कि राजस्थान के एक जिला अदालत के जज ने जब अडानी सेठ के मामले में बड़ा आदेश सुनाया, अडानी की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया और जांच के आदेश दे दिए, तो उनका भी शहर से 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी तत्काल। यानी अडानी सेठ ने, उनके लोगों ने कथित रूप से उस मामले में देश का करोड़ों रुपया लूटा था। जी हाँ, 1400 करोड़ का मामला था और फिर जबरन सरकार से वसूल भी रहे थे। मामला कोयले की ढुलाई का था। ढुलाई के लिए टेंडर के हिसाब से सेठ की कंपनी को ट्रैक बिछाना था, लेकिन ट्रैक बिछाने के बजाय सेठ की कंपनी ने ट्रकों से कोयला ढुलवा लिया और ढुलाई का खर्चा सरकार के कंधे पर, यानी आपके, यानी जनता के कंधे पर लाद दिया। जबकि अदालत ने माना कि यह गलत है, सेठ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और लगभग 1400 करोड़ रुपया देश की जनता का लूटने का प्रयास किया, लूट भी लिया। तो कुल मिलाकर जज दिनेश कुमार गुप्ता ने जब रीढ़ दिखाया तो आनन फानन में दनादन उनका ट्रांसफर
कर दिया गया। वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल के परम मित्र पर कोई जुर्माना ठोक दे और बचा रह जाए, ये कैसे हो सकता है, वो भी अमृतकाल में? ये तो असंभव है ना। यही काम दिनेश कुमार गुप्ता जी ने कर दिया तो उन्हें उठाकर शहर से 200 किलोमीटर दूर भेज दिया, जाइए वहीं लगाते रहिए जुर्माना। और इसके बाद तत्काल राजस्थान हाईकोर्ट ने अडानी सेठ के खिलाफ जाने वाले आदेश पर स्टे लगा दिया, यानी जुर्माने से भी बच गए और जांच से भी। अभी ताजा मामला जस्टिस अतुल श्रीधरन का याद करिए। इन्होंने जब भाजपा के नफरती नेताओं को सबक सिखाया, भाजपाई सिस्टम के खिलाफ आदेश दिया, तो पहले इनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ होना था, जहां ये सीनियर जज के रूप में होते, जहां थे वहां भी सीनियर थे, लेकिन बाद में ट्रांसफर को बदलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, जहां इनकी सीनियरिटी की बाट लग गई, यानी सीनियरिटी खराब हो गई। यानी ट्रांसफर के साथ साथ सीनियरिटी को भी कथित रूप से बिगाड़ दिया गया। जज लोया का केस तो आपको याद ही होगा, किस चाणक्य के मामले में वो सुनवाई कर रहे थे, कौन सा केस था, कौन था जो करोड़ों का ऑफर जज लोया को दे रहा था कि सेटल हो जाइए, बिक जाइए कथित रूप से, और कौन जज लोया की ईमानदारी का शिकार हो सकता था, किस पर बार बार हत्या करवाने का आरोप लगता है। आज तक जज लोया के मामले में ईमानदार जांच की मांग होती है। परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, और तो और सुप्रीम कोर्ट ही उस मांग को ठुकरा चुका है। यानी जुडिशरी कथित रूप से अपने ही लोगों के साथ नहीं है, बल्कि खिलाफ नजर आती है, खासकर वो जो ईमानदार हैं। तो स्पष्ट रूप से 3-4 रास्ते दिखते हैं जिनके माध्यम से ईमानदार जजों को कथित सजा दी जाती है। पहला तो उनका ट्रांसफर किया जाता है, दूसरा उनकी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है, ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे जहां आप जूनियर बन जाएंगे, यानी आपका डिमोशन हो गया। इसके अलावा एसीआर खराब करने की भी चर्चा होती है। एसीआर का मतलब है जजों की मार्कशीट समझ लीजिए, वो भी खराब कर दिया जाता है, यानी भविष्य खराब कर दिया जाता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, बनने की काबिलियत रखते हैं, तो फिर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि आप हाई कोर्ट से ही रिटायर हो जाएं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला जस्टिस अखिल कुरैशी का भी था। जी हां, साल 2010 में जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्हें सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और जस्टिस अखिल कुरैशी ने अमित शाह को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद शाह को जेल जाना पड़ा था। और फिर जस्टिस अखिल कुरैशी के खिलाफ शुरू हुआ अमृतकाल वाला षड्यंत्र। आरोप लगा कि सरकार उनके प्रमोशन में देरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के तमाम जजों ने बार बार यह कहा कि जस्टिस अखिल कुरैशी बेस्ट जज थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजों से बेहतर थे, पूरे देश में बेस्ट जज थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अमित शाह को जेल भेज दिया था, तो सरकार किसी हालत में उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। यानी तमाम खूबियां होने के बावजूद, वरिष्ठ होने के बाद भी जिस जज ने अमित शाह को जेल भेजा था, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया गया, उनको रिकमेंड नहीं किया गया। भला किसकी हिम्मत होगी करने की? यहां तो गवाही साहब अपने भतीजे से लेकर अपने जूनियर और सीनियर के बेटे को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर ईमानदार लोगों को नहीं। प्रशांत भूषण कहते हैं कि पूर्व सीजीआई गवाही ने सरकार के साथ सांठगांठ किया और कहा कि इन 3 जजों को, यानी जो 3 हमारे चहेते हैं, इनको आप मत रोकिए, बदले में आप कोई भी नाम दे दीजिए, हम उसे सुप्रीम कोर्ट बुला देंगे। और आपको तो पता है कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंचोली, जो कि 97वें नंबर पर थे सीनियरिटी में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। यानी देश में उनसे सीनियर 56 जज मौजूद थे, उन सबको लात मारते हुए पंचोली को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस पंचोली कैसे कैसे आदेश दे रहे हैं, किसके पक्ष में सारे आदेश जा रहे हैं, वो हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था। यहां आप पैटर्न को समझिए। जो संविधान सम्मत फैसला देगा, लोकतंत्र को आगे रखेगा, जनता के हक की बात करेगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, सजा के रूप में उसको जूनियर बना दिया जाएगा, उसका एसीआर खराब हो जाएगा, भविष्य बिगाड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की काबिलियत होगी तो हाईकोर्ट से ही रिटायर कर दिया जाएगा, उनका नाम ही रिकमेंड नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। और यदि कोई जज सत्ता की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, चाहे उसके लिए भले ही आग लगाने वाला आदेश देना हो, यदि कोई जज सरकारी दलाली करेगा, सत्ताधीशों की पसंद का होगा, तो उसको प्रमोशन मिलेगी, और ऐसी प्रमोशन मिलेगी कि 56 जजों को किनारे लगा दिया जाएगा, अभूतपूर्व प्रमोशन। तो सवाल यह है कि क्या ये तमाम जजों को संदेश दिया जा रहा है कि हमारे साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जो सपने में नहीं सोचा होगा वैसा प्रमोशन मिलेगा, और यदि हमारा काम नहीं किए, हमारे खिलाफ गए, तो फिर ट्रांसफर, डिमोशन, भविष्य खराब करने से लेकर भविष्य को समाप्त भी किया जा सकता है। जज लोया किसे याद नहीं है, और स्पष्ट रूप से दिखता भी है कि क्यों हो रहा है। अब आप जरा सोचिए कि क्या भाजपाई सत्ता के चहेते अधिकारियों और उनके सिस्टम के खिलाफ कोई आदेश देने की हिम्मत करेगा? न्यायपालिका में बैठे जज करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादातर अपने डिमोशन, अपने ट्रांसफर और अपने भविष्य को लेकर डर जाएंगे? जब सामने से इतना कुछ हो रहा है तो भीतर भीतर न जाने क्या क्या होता होगा। प्रशांत भूषण ही बताते हैं कि रिश्तेदारों के नाम ले लेके जजों को डराया जाता है, उनके
बच्चों को जेल भेजने, ईडी सीबीआई के छापे मारने की धमकी दी जाती है, जजों को डराया जाता है कि तुम्हारे बेटवा को जेल भेज देंगे, औकात में रहो। तो जरा कल्पना करिए कि अमृतकाल किस हद तक लागू है। जब सामने से जजों को ऐसी कथित सजाएं दी जा रही हैं तो पीछे पीछे क्या क्या नहीं होता होगा, कौन कौन सी धमकियां नहीं दी जाती होंगी, डराया जाता होगा, धमकाया जाता होगा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या आप कल्पना करेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से काम करती है, अपनी मर्जी से फैसले लेती है, संविधान को आगे रखकर फैसले लेती है? क्योंकि जो लोग संविधान को, नियम कानून को आगे रखकर फैसले लेते हैं, लोगों के अधिकारों को आगे रखकर फैसले लेते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है देख लीजिए। एक पिता जिसके बेटे को कथित रूप से पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, वो अदालत पहुंचते हैं, अदालत आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती है, मगर यूपी की सरकार अपने अधिकारियों को बचाती है। आदेश मानने से इनकार करने के साथ साथ ऐसा आदेश देने वाले जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस जज ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा था, हत्याएं हुई, उनको प्रमोशन मिल जाता है। यानी एक ही घटना में सजा और इनाम दोनों का उदाहरण मिल गया। भाजपाई सिस्टम से कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, संविधान और जनता को आगे रखोगे तो पीछे कर दिए जाओगे। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आज तक जस्टिस शेखर यादव के नफरती भाषणों पर कुछ नहीं कर सका, वो योगी के चहेते अधिकारी और एफआईआर का आदेश देने वाले जज को 10 दिन में ट्रांसफर कर देता है। क्या ये सब कुछ स्वतंत्र रूप से हुआ है? क्या देश को बताया जाएगा कि ये ट्रांसफर इतनी जल्दी क्यों जरूरी था? अभी कुछ महीने पहले ही तो जज सुधीर संभल गए थे, कौन सी इमरजेंसी आ गई? और वो इमरजेंसी एफआईआर वाले आदेश के कुछ दिन बाद ही क्यों आई? क्या ये घटना किसी भी रूप में बताती है कि जुडिशरी स्वतंत्र है? आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।